हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। हमारी क्लास भी चल रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज थोड़ी शॉर्ट क्लास है ना, बस 7:15 तक ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल हम लोगों ने सर्किल वगैरह कर लिया था, और अब देखो इसमें इस इक्वेशन का रियल यूज कुछ आता है। चार्ज पार्टिकल इन पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, कुछ बड़े बड़े आते हैं। सपोज ये रीजन है और इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, बी मान लेते हैं, और यहां से एक चार्ज पार्टिकल को हम एंटर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका मास m है। सपोज हम v नॉट वेलोसिटी से दे देते हैं इसको, ऐसे v नॉट वेलोसिटी दे देते हैं। तो ये इधर सर्किल में घूमने लगेगा। तो मुझे पता करना है कि अगर ये A से एंट्री करता है तो कितनी दूर, मतलब डिस्टेंस ए भी बतानी है, कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में ये एग्जिट करेगा, और इसका टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये चीजें पता करनी है। तीन बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो देखो, इसे मैं ही बता देता हूं। ये इधर से जाते ही सर्किल पे घूमने लगेगा। सर्किल कैसा बनेगा देख लीजिए। चार्ज पार्टिकल जब एंट्री करेगा, इसकी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। पॉजिटिव पार्टिकल है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां से ये 0 डिग्री पर एंट्री कर रहा है, 0 इंसिडेंस एंगल पे। तो इसका सर्कुलर पाथ बन जाएगा लाइक दिस। ये यहाँ वेलोसिटी है, इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये इस तरीके से मूव करेगा ऐसे। जब ये यहाँ पहुंचेगा बी पर, तो देखो सेंटर इसी लाइन पर है, मतलब दिस लाइन विल बी डायमीटर ऑफ द सर्किल। और जब ये पूरा सेमी सर्किल घूम लेगा तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, वेलोसिटी सर्किल के टेंजेंशियल होगी। तो ये v वेलोसिटी से
जिससे एंट्री किया था उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। तो ये सेम स्पीड से बाहर निकलेगा और ये एंगल भी 90 होगा, जीरो रिफ्लेक्टेड एंगल पे निकलेगा। तो डेफिनेटली ये लाइन ए बी डायमीटर है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2r और दैट इज इक्वल टू r m v नॉट अपॉन क्यू बी। ये इतनी डिस्टेंस पर बाहर निकलेगा। और इस चीज को हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर इस टाइप की पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड है तो इस सिचुएशन में हमेशा ये जितने एंगल पर अंदर जाएगा उसी एंगल पर बाहर जाएगा। इसको जरूरी नहीं है कि हम परपेंडिकुलर टू दी लाइन भेजें। सपोज अगर हम ऐसे भेज देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और जब ये निकलेगा तो जैसे ये ए पर है और बी पर निकल एग्जिट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर डल, तो जितना ये एंगल होगा अल्फा थीटा जो भी कहो, उतना ही इस पे ये बाहर निकलेगा। उसके पीछे लॉजिक है, एक्चुअली वेलोसिटी इस तरफ है तुम्हारी, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, सेंटर यहाँ पे होगा और जब यहाँ आएगा तो सेंटर इसी लाइन पर होगा और वेलोसिटी कहीं भी हो, और ये दोनों सेंटर तो एक ही रहेगा सर्किल का, तो ये दोनों रेडियस बनेगी सर्किल की और वेलोसिटी वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये एंगल इस थीटा के बराबर होगा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन, ये डायमीटर नहीं है इस बार सेंटर यहाँ पर है, सेंटर इस जगह पर है। तो जब सेंटर इस जगह पर है तो कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ये 2 थीटा बनेगा। तो इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं, ये लेंथ हो जाएगी r साइन थीटा। दिस लेंथ इज r साइन थीटा। तो इस बार ए बी की लेंथ हो जाएगी 2r साइन थीटा। एंड मोर ओवर, और अगर टाइम स्पेंड निकालना है तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये सिर्फ 2 थीटा एंगल निकाल रहा है, तो 2 थीटा को इसकी एंगुलर स्पीड क्यू बी अपॉन एम से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 2 थीटा एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इसमें अगर आप निकालोगे टाइम स्पेंड जो हमने कहा था, तो ये पाई एंगल घूम गया है, तो पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड का आधा है। दिस इज t/2। तो कठिन क्वेश्चंस में तुम्हें इन दोनों में से कोई केस दे करके पूछ सकते हैं, और ये एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, एक तरफ नहीं थी। और दूसरे टफ क्वेश्चंस में मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट कर दी, खाली इस डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बी है अंदर की ओर है,
और यहाँ पर एक पार्टिकल को हमने भेजा इस तरीके से, परपेंडिकुलर ही भेजा और v नॉट वेलोसिटी से भेजा। मास इसका m है, चार्ज इसका q है। जब ये सर्किल पर जाएगा तो कई केसेस हो सकते हैं। घुसा तो परपेंडिकुलर ही है, तो अगर रेडियस छोटी हुई तो ऐसे घूम के चला जाएगा, लेकिन अगर रेडियस बड़ी हुई तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ए से एंट्री किया है और बी से एग्जिट किया हुआ, इस तरीके से जा रहा है। और इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर डेफिनेटली इसी लाइन पर कहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एंट्री किया है, फोर्स इस तरफ है, सेंटर यहीं कहीं होगा। थोड़ा सा इस फिगर को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरीके से तो सेंटर वाली लाइन अगर खींचे हैं, मतलब फोर्स वाली डायरेक्शन, तो ये ऐसे है और यहां से ये निकल रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो ये सर्किल का सेंटर लोकेट हो जाएगा O। यहां से ये एंट्री कर रहा है A और हमें मालूम है कि ये वाली डिस्टेंस D है। तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे पूछा जा सकता है, सारी चीजें जो जो पूछी जाती हैं हम बता दे रहे हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल, नंबर 2 lateral displacement, deviation, time spent। तो देखिए रेडियस निकालना सबसे सिंपल है, R बराबर m v नॉट अपॉन क्यू बी। बाकी चीजें जरा देखिएगा। तो यहां से ये वेलोसिटी की लाइन है और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की लाइन के बीच का जो एंगल है ये डेविएशन है। तो एक्चुअली ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये डेविएशन एंगल। अब क्या ये एंगल तुम लोग निकाल सकते हो? थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ भाई। इसके और इसके बीच का जो एंगल है वही इनके बीच का भी एंगल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वाली लाइन पे ये फोर्स सेंटर वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये ब्लू लाइन यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी डेल्टा हो जाएगा। तो जब ये एंगल डेल्टा हो जाएगा तो इन दैट सिचुएशन अब इसमें हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया और सपोज ये पॉइंट कुछ D है, तो ये वाली डिस्टेंस स्मॉल d है और डिस्टेंस OB ये रेडियस है, डिस्टेंस O ये भी रेडियस है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेडियस निकल आई है, डेविएशन निकल आया है। डेविएशन हालांकि अभी मार्क किया है, वैल्यू नहीं निकली है, MVRQ के टर्म में क्या है
वो निकल आएगा। तो डेविएशन देखो यहाँ से निकलेगा, अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो ये डिस्टेंस मालूम है, ये रेडियस मालूम है, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी अपॉन आर। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू बी अपॉन एम वी नॉट। तो ये हमारे पास डेविएशन एंगल निकला है। अगर ये डेल्टा छोटा है तो यू कैन यूज साइन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, और अगर बड़ा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। हम यही लिखते हैं, डेल्टा बराबर साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन एम वी नॉट। नेक्स्ट देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे डेविएट हो गया है। तो दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के तरीके ये हैं कि आप चाहो तो पाइथागोरस लगा दो, चाहो तो कुछ लगा दो। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसको हम y मान लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस तुमको मालूम है ये। अगर ये y है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r माइनस वाई होगी, और इनके बीच में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, आर माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर माइनस वाई इज इक्वल टू आर प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस, यहाँ पे तो जो छोटी वाली वैल्यू हो वही ले लो, ऐसे निकल गया। एक्चुअली ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये दो वैल्यू देता है, वो वैल्यू क्यों देता है ये हम बता दे रहे हैं अभी आपको। खैर टाइम स्पेंड निकालना है, तुम्हारा डेल्टा निकल आया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल आया। अब अगर टाइम स्पेंड निकालना है तो ये डेल्टा एंगल घूमा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसने डेल्टा एंगल सर्कुलर पाथ चला है, तो टाइम बराबर डेल्टा अपॉन ओमेगा, और डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा होता है क्यू बी बाई एम। तो क्यू बी इंटू एम, ये मेरे पास टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको देखो न्यूमेरिकल वर्जन में करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इसका कुछ न्यूमेरिकल वर्जन करते हैं। पहले नोट कर लो कायदे से, धीरे धीरे करो, क्लास बढ़ा देंगे, चिंता ना करो। ऑनलाइन में टाइम की कोई कमी नहीं है, ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है। सर दो दो क्लास लेके कोर्स खत्म करवा दीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, सर क्लास ज्यादा लगवा कर कोर्स खत्म क्लास करवा तो दीजिए। बेटा रोज लग रही है ना, देखो। सर आप अपनी दो क्लास लगवा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। हम्म।
टाइम पीरियड वाली बात होती है, वहाँ टाइम कम होता है। तो देखो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें हम एक अल्फा पार्टिकल को, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम अल्फा पार्टिकल को अगर 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड करीब 10 इंटू 10⁹ टेस्ला है, तो मुझे पता करना है कि रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, रेडियस और टाइम पीरियड निकालना है, और जब इसका x बराबर r/2 होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए ये घूमेगा तो सर्किल पे ही, और जिस पॉइंट से इसको छोड़ा गया है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये दिया है क्वेश्चन में, ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। तो देखो किसी भी समय जैसे इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी, ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यहाँ पे आ गया मान लो, तो देखो एक x के लिए ये दो वैल्यूज आती हैं, क्योंकि एक बार इस पोजीशन पे पार्टिकल यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये जो दो वैल्यूज हैं जो पीछे निकाली थी, ये इन्हीं दोनों को डिनोट करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो ये सीधे चला जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आगे भी रहती तो ऐसे सर्किल घूम करके जब ये आता तो इसी d डिस्टेंस पर इसका एक y कोऑर्डिनेट और आता, इसलिए ये दो वैल्यूज आती हैं। तो इसमें वो वाली वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी तो प्लस वाली छोड़ देना, माइनस वाली ले लेना। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी है, तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अगर जैसे इसकी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, ये मान लो यहाँ पर है, तो ये रेडियस तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लोगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है ये y की वैल्यू क्या है, तो जब x बराबर r/2 है तो y की दो वैल्यूज होंगी, एक जब पार्टिकल यहाँ p पर होगा, एक जब पार्टिकल यहाँ q पर होगा। तो इन दोनों वैल्यू को निकालने का एक ही तरीका है, ये r है, इसको अगर y मान लें तो ये r माइनस y हो जाएगा। तो r² इक्वल टू r माइनस y का होल स्क्वायर, और प्लस ये डिस्टेंस तुमको दी गई है r/2 का स्क्वायर। तो ओपन कर लो बेटा, r² माइनस r² इज इक्वल टू r माइनस y का होल स्क्वायर। तो 3r² इज इक्वल टू r माइनस y का होल स्क्वायर। तो r माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3r²/4। तो y इज इक्वल टू r माइनस प्लस 3 इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 3r²/4। So you will get two values of y, one for p and one for q. टाइम स्पेंड के लिए हमेशा एंगल निकाल के उसको ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हम लोग ले सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, इसको ट्राई करना। आज मेरी लाइनें नहीं ठीक सीधी खींच रही हैं, पता नहीं क्यों। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
और यहां से पार्टिकल को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है। तो दो क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 100%। मान लो ये पॉइंट O है, तो एट O नंबर 1 force and its direction। नंबर 2 पाथ निकालना है। और नंबर 3 सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, इसकी पिच निकालनी है। अब समझिए गया होगा कि पाथ तो हेलिक्स ही होना है अगर पिच पूछ रहा है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट O। बाकी सब तो सिंपल ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट O। तो अगर फोर्स निकालना है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने कर दिए, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। पॉजिटिव पार्टिकल है, फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस b, तो फोर्स इनवर्ड लगेगा। तो फोर्स हो जाएगा q v sin थीटा इंटू b, और थीटा 60 है, बाद में रख देंगे, और डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। वोल्टेज देखोगे क्या? पाथ हेलिक्स होगा। पिच अगर निकालना है तो पिच होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह 60 बाद में रख देंगे, ये पिच हो गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होगी? तो कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वो कई स्टूडेंट जो रेडियस जिस सर्किल पर ये घूमता है ना, इसको ही कर देते हैं R इज इक्वल टू mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी। लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है ये। हाँ अब ठंडा करने लगा। ये तो ऐसे ऐसे ये घुमा रहा है इस तरीके से, उसकी रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैंने बताया था कि v स्क्वायर अपॉन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी v है बेटा, और एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें फोर्स होगा। तो फोर्स तुम्हारा इनवर्ड था और क्यू वी साइन थीटा बी था, तो इसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू वी साइन थीटा इंटू बी बाई एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक v से, तो एम वी अपॉन क्यू बी, और ये साइन थीटा नहीं होगा, कॉसिक थीटा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ज्यादातर बच्चे इसी को, अरे परवेज भाई तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब एक आर्टिकल थोड़ा सा और आगे भी कर दिया जाए।
वो आर्टिकल है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरुआत में तो आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान लीजिए और इसमें एक वायर रख दीजिए, ऐसे वायर रख दीजिए एक। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नंबर 2 पे वायर स्ट्रेट लिया है। और करंट इसमें से आई फ्लो कर रही है। सपोज ये एंगल थीटा पर है, तो ये सब लोग जानते हो F बराबर होता है IBL, इसका मॉड IBL साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से आप निकाल सकते हो। और या फिर इसका वेक्टर फॉर्म होता है F बराबर IL क्रॉस B। और ये जो IL वेक्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन में लेंथ हमेशा ली जाती है। तो अगर वेक्टर फॉर्म लगा रहे हो तो वेक्टर रूल भी लग सकता है जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है। तो ये हमारे पास है, और इसका प्रूफ हम नहीं बता रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रूफ सारे टेक्स्ट में दिया रहता है, तुम लोग जानते भी हो। दिस फोर्स कैन बी डिराइव्ड, दिस फोर्स कैन बी डिराइव्ड बाय QV क्रॉस B। वो पूरी वही थ्योरी लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड है, वायर में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो मतलब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालो, फिर वायर के लिए सम अप कर दो। तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट प्रूफ बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस एंड इट इज गिवन इन NCERT एंड एवरी टेक्स्ट बुक। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया है। और इसमें सबसे खास चीज क्या है कि कभी कभी ये वायर स्ट्रेट नहीं होता है, उसी का तरीका हम बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म ही है। और सपोज कर लो मेरे पास ये वायर रखा हुआ है, ये वायर ऐसे है, ये ABC है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये दोनों लंबाई L और L है। तो मुझे पता करना है करंट इसमें से I फ्लो कर रही है एज शोन इन फिगर। तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर, व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों स्ट्रेट पोर्शन है, दोनों पे अलग अलग फोर्स निकालो, इस पे F1 इस पे F2 और फिर ऐड कर दो। और दूसरा तरीका ये बहुत ही अच्छा है, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट A से C को मिला दो, करंट की डायरेक्शन में मिलाना, ऐसे जा रहा है ये, और इस पर फोर्स निकालो। जो फोर्स इस पर आएगा वही इन सब पे आएगा। अब ये 60 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो डेफिनेटली इसकी भी लंबाई L होगी और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। अब इस पे कितना फोर्स होगा निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये लाइन वर्टिकल है और ये एंगल 60 है,
ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो इस वायर को ऐसे ऐसे बढ़ाएं और इस वायर को भी ऐसे ऐसे बढ़ाएं, तो ये एंगल भी 60 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर ऐसे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये एंगल 30 डिग्री है। तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो फोर्स हो जाएगा IBL इंटू साइन ऑफ 30, यानी IBL/2। डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। IL क्रॉस B करेंगे तो ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगा, यानी डॉट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। और इस फंडे पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जैसे जिससे देख करके थोड़ा डर लगता है। सपोज कर लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम इसमें एक वायर बनाते हैं, और सपोज वायर ये बना दिया, ऐसे ये वायर बना दिया ऐसे, और इस तरीके से ये चल रहा है। तब ये तो बिल्कुल ही कर्व्ड है, लेकिन राहत की बात क्या है, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसको मिला दीजिए, और ये इस तरीके से पोजीशन शो है कि ये फील्ड के 90 डिग्री पर है। तो इसकी लेंथ ले लीजिए, करंट ले लीजिए, फोर्स इसमें हो जाएगा IBL। उसी तरीके से एक बार एग्जाम में आया था, एक ये ऐसे साइनोसॉइडल कर्व आ गया था, इस पे फोर्स पूछा गया था, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही थी, तो अगर इसको निकालेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, और चूंकि ये पैरेलल टू द फील्ड है तो रेड कलर वाले वायर पे फोर्स 0 आ जाता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्ट्रेट वायर ना भी हो तो भी फोर्स निकालने का तरीका काफी आसान रहता है। और आज का लास्ट, सपोज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो नॉट यूनिफॉर्म, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, एंड वायर इज आल्सो नॉट यूनिफॉर्म, ये वायर है, इसमें से करंट आई जा रही है। तो व्हाट यू हैव टू चूज ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मेरे पास हो जाएगा IDL वेक्टर, और इस पर फोर्स हो जाएगा DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। और अगर तुम्हें यहां से यहां तक पूरे वायर पर फोर्स लगाना है तो ये तो DF है, तो इंटीग्रल DF फ्रॉम A टू B अलोंग लाइन, ये लाइन इंटीग्रल है, तो IDL क्रॉस B फ्रॉम A टू B, दिस इज द इंटायर फोर्स ऑन द वायर। और ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये पाथ इंटीग्रल है। सर हाँ, सर यहाँ पे ए डैश लाइन का मतलब? ये वाली लाइन, नहीं सर, यहाँ इक्वेशन में जो आपने लिखा है। हाँ हाँ सर, इसके हाँ ये मैंने पूरा लिखा नहीं, ये लाइन इंटीग्रल है, ये लिख रहा हूं। तो घबराओ नहीं बेटा, इसकी करने की कोई नौबत नीट में तुम्हें नहीं आने वाली है। ये NCERT में लाइन लिखी थी, मैंने बता दिया, और क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड नीट की तो छोड़ो, IIT एडवांस में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो तुम अपना फोकस पूरी तरीके से फोर्स निकालने में इस ट्रिक पर कंसंट्रेट करो, अगर कठिन क्वेश्चन तो यही आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं
जिसमें लगते हैं वो कठिन है लेकिन होते नहीं है। जैसे बैक मान लो कर ये एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। सर, बैक कर दीजिए। हाँ हाँ लीजिए, ये फार्मूला खाली नोट कर लो, इसको कभी यूज नहीं करना है, बस ये इंटीग्रल थ्योरी में पूछा जा सकता है। मतलब आपको मैग्नेटिक ऐसे कर देंगे कि इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन द वायर इज, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आई डी एल डॉट बी ए टू बी कर दिया, ठीक है ना, आई डी एल क्रॉस बी बी टू ए कर दिया। इस तरीके से मतलब वो आपको फंसा के डेफिनेशन में ही पूछ सकते हैं, बट हाउ तुम्हें ये लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। ओके सर, सर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में बी नॉट, और यहाँ पे एक रॉड ऐसे सस्पेंड कर रखी है। एक्चुअली है क्या, जब ये रॉड आ जाती है ना और फोर्स आ जाता है, तो फोर्स एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, क्योंकि फोर्स से फिर न्यूटन अंकल आ जाते हैं, मैकेनिक्स आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा डरना चाहिए। तो हमारे पास ये रॉड की पहली पोजीशन थी और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, और ये जो है हमारे पास ये 2 स्प्रिंग्स लगी हुई हैं के फोर्स की। ये वेटलेस रॉड है, रॉड इज वेटलेस, और ये स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है कि ये रॉड इसमें सस्पेंडेड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो मुझे 2 काम करने हैं, पहली बात पता करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, और दूसरे नंबर पे एक तमाशा किया गया, दूसरे नंबर पे तमाशा ये किया गया कि सी पर, एट सी वी हैव सस्पेंडेड ए मास ऑफ एम के जी। यहां पर मैंने एम के जी का एक मास अटैच कर दिया, तो न्यू मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, रॉड पर नया मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा ये पता।
तो देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन और भी लेना चाहता हूँ। ये पहला पार्ट काफी इजी है। ये रॉड ऐसे है, इस समय वेट नहीं था, तो रॉड की लंबाई इसकी रेडियस के बराबर होगी। तो मान लो सर्किल की रेडियस r है, तो 2r v नॉट, और सपोज इसमें से करंट आई जा रही है। बाकी चीज तुम लोग समझदार थे, हमने सोचा। हाँ, ये इसको थोड़ा इधर कर दो, कल ये सर्विस होगा, ये सब हो गया। ये सर्विस होगा ना, तो लोग इसको धोएंगे। अब इसमें अगली चीज देखो, जब यहाँ mg लटक गया, जब यहाँ mg लगा, तो इन दोनों में एक्सटेंशन आ जाएगा, और जब एक्सटेंशन आ जाएगा तो ये रॉड थोड़ी सी नीचे लटक जाएगी। तो रॉड की नई पोजीशन क्या होगी? ये सर्किल गायब हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं। रॉड की नई पोजीशन हम ये बना दे रहे हैं, ये रॉड की नई पोजीशन है। स्प्रिंग ये डेफिनेटली एक्सटेंड हो गई होंगी। तो ये कितनी एक्सटेंड हो जाई होंगी? 2kx इज इक्वल टू mg। तो x इज इक्वल टू mg बाई 2k। जब रॉड इतनी नीचे आ गई तो 2r लेंथ तो इसके बीच में थी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है, तो सिर्फ रॉड के इतने पोर्शन पे लेंथ फोर्स लगेगा। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी निकल सकती है। इसको अगर हम मिला देते हैं तो देखो, मतलब यहां से ये डिस्प्लेस हो जाएगी इतनी एक्स डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो आर ही रहनी है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो ये वाली जो डिस्टेंस एल है, एल इधर एल इधर, तो नई वाली रॉड 2l बराबर 2 और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ इतना पोर्शन है, तो F इज इक्वल टू आई बी नॉट, 2r की जगह 2l हो जाएगा, 2l की जगह ये वैल्यू हो जाएगी आई बी नॉट 2 अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह mg अपॉन 2 के रख देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये मैकेनिक्स और हमने मैग्नेटोस्टैटिक को मिला दिया। लेट्स कंसीडर वन मोर क्वेश्चन, वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, और वो है मेरे पास
ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये सब मैकेनिक्स के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। यहाँ पे एक रॉड लटकाई गई है, एल लंबाई की है। एक थ्रेड ऐसे लटकाई गई है, ये एक थ्रेड है ए, ये पी पर फिक्स है। एक थ्रेड यहाँ पर फिक्स है ऐसे। और ये वाली डिस्टेंस सपोज कर लो एल है, ये वाली डिस्टेंस 3L है। और इधर एक करंट आई फ्लो कराई जा रही है। तो मुझे पता करना है कि टेंशंस इन द स्ट्रिंग, टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखो, इसमें टेंशन T1 मान लो, इसमें टेंशन T2 मान लो। अब बराबर नहीं मान सकते हो, सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है। रॉड का भी मास दिया हुआ है, ये मासलेस नहीं है। रॉड का मास mg, यूनिफॉर्म रॉड है, ये बीच से काम करेगा ये। और साथ में एक फोर्स और काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना, F बराबर हो जाएगा I, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, लंबाई 4L है, एंगल 90 डिग्री है। और डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, तो ये F ऊपर की ओर लगेगा। अब मेरे पास मैकेनिक्स के इक्वेशन बन जाएंगे, T1 प्लस T2 प्लस F बराबर mg, या T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg माइनस F। अब किसी एक पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क ले लो, चाहे इसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो इसके अबाउट टॉर्क अगर लोगे तो mg घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, F घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, T2 घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज mg घुमाएगा, तो mg इंटू, अब ये टोटल लंबाई 3L थी, यहां से 2L होगी क्योंकि mg वेट में एक्ट करेगा, mg इंटू 2L, एंड दैट इज इक्वल टू T2 इंटू 3L। T2 3L लेंथ पे है, और प्लस F I B नॉट 4L, और इसकी डिस्टेंस मेरे पास 2L ही होगी। तो अब मेरे पास यहां से आसानी से T2 निकल आएगा, और T2 निकालने के बाद फिर आप T1 भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके। F की वैल्यू यहाँ पे भी तुम्हें I B नॉट 4L रखनी पड़ेगी, तो चलो वो मैं रख देता हूँ, I B नॉट 4L। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ले सकते हैं, मैकेनिक्स में यूज करके दिए जा सकते हैं। तो ये IBL साइन थीटा वाले थे। और ये जो मेरे पास एक फार्मूला आया था, तो उसके क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने कोई एक लूप रख दिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो इस पर अगर फोर्स निकालेंगे तो पाथ इंटीग्रल एक क्लोज पाथ पे चलेगा, और IL क्रॉस B, तो ये निकलेगा, इस पर फोर्स निकलेगा पाथ इंटीग्रल करने पे। बट लेट अस अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो B इज कॉमन एवरीवेयर, तो ये I बाहर आ जाएगा, I इंटीग्रल DL, और इसको परफॉर्म करके क्रॉस B।
अब ये जो सर्किल में आई डीएल है, अगर हम डीएल डीएल जोड़ेंगे तो ये वाला समेशन 0 आ जाएगा, तो फोर्स 0। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लोज करंट कैरिंग लूप इस पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। अब ये बताया को तुम कहोगे ये तो हम जानते ही थे, लेकिन पिछली साल मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये नहीं जानते थे। मैंने एक बार पूछ लिया था, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया था, तो उसमें भी ये फोर्स 0 बता रहे थे। तो याद रखिए कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो किसी भी शेप का क्लोज लूप अगर रखोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर ये 0 होगा या नहीं होगा वो कह नहीं सकते, वो निकालना पड़ेगा, वो पता करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की है। तो आंसर यही होना चाहिए। स्टेटमेंट था कि 0 होगा, तो आंसर है नहीं, 0 नहीं होगा, नॉन 0 भी हो सकता है। अब टॉर्क निकालना हमको आना चाहिए। तो आज का तो टाइम हो रहा है लगभग। टॉर्क बराबर होता है बेटा एम बी, एम क्रॉस बी। तो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। तो सबसे पहले ये एम देख लो क्या है। जैसे ये हमारे पास लूप है, इसमें सर बैक करंट, कर दीजिए। हाँ हाँ कर रहे हैं बेटा। इसमें बस ये नोट कर लो कि अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स मस्ट भी 0 होगा। फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होगा। सर इससे पहले वाला भी बैक कर दीजिए एक बार। सर यहाँ पर टॉर्क कैसे लगाए वो नहीं समझ में आएगा, फिर से बता दीजिएगा। कहाँ इसके पिछले वाले में। ये सर यहाँ पर। टॉर्क बेटा, इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं तो रोटेशन याद करो, mg ऐसे घुमाएगा तो mg इंटू mg वाली डिस्टेंस ये लिख दिया। f ऐसे घुमाएगा तो f इंटू f वाली डिस्टेंस ये लिख दिया। और T2 भी ऐसे घुमाएगा तो ये ऐसे लिख दिया। T2 इसमें अननोन है, निकल है। सर यहाँ पर T1 प्लस T2 है ना, T1 माइनस T2 क्यों लिखे हैं यहाँ पर? आपको उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस होगा, इसमें तो कोई ये इफेक्ट नहीं होगा प्लस फिर हो सर। जी जी जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जी जी जी। ये टॉर्क इक्वेशन है और ये कुछ नहीं है, इसमें खाली f को उधर ले गए थे। सर फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस कर देंगे ना टॉर्क लगाते टाइम बस। हाँ, ऊपर वाले बैलेंसिंग का फोर्स ही ऊपर। क्वेश्चन है। जी जी। एक्चुअली जहाँ फोर्स आया बेटा वहां पे मैकेनिक्स आ जाती है। सर टॉर्क लगाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन। तो टॉर्क ही आ रहा है। तो मान लो ये कोई करंट कैरिंग लूप है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए और ये सर्कुलेशन होता है। जैसे ये स्क्रीन की प्लेन में है, क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड होगा। अब जैसे ये स्क्वायर लूप है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, साइड इसकी ए है और करंट इसकी आई है, सपोज एन टर्न्स है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन, करंट हो जाएगी आई, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी? Perpendicular. डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये डॉट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब यहाँ पे कभी कभी तुम लोगों को तमाशा करवा देते हैं। ये देखो, ये ऐसा हमने एक लूप दे दिया, ये साइड ए है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है।
तो इसकी क्या क्वालिटी है, करंट आई बह रही है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, लेकिन ये एक प्लेन में लूप नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो आप क्या करो बेटा, इसको मिला दो, तो इसको दो लूप से बना हुआ मान लो, एक लूप वर्टिकल वाला मान लो, ऐसे ये मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। तो हमारे पास ये करंट आई ऐसे चली, ऐसे जा गई, और ये करंट आई ऐसे चली, ये ऐसे गई। तो इसमें इस साइड में डबल साइडेड करंट हो जाएगी। ऊपर वाली लूप के लिए ये यहां से यहां चलेंगे, सपोज ये पॉइंट ए बी है तो ए टू बी आई है, और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लूप के लिए बी टू ए है। सपोज ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, तो लूप 1 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अब ये साइड पॉजिटिव है। बी है ना, तो ए इंटू बी, आई नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, एरिया इसका ए बी है, करंट आई मान लो, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इधर एक्स एक्सिस पे है और ये ऐसे ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, तो इधर इनवर्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन माइनस आई हो जाएगी। और अगर इसका लेंगे तो ये ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज है और इसकी सारी साइड ए है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर आई, नंबर ऑफ टर्न 1 है और ये माइनस के डायरेक्शन हो जाएगी, नीचे की ओर है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ए बी आई स्मॉल आई प्लस ए स्क्वायर आई स्मॉल के और साथ में माइनस डायरेक्शन। तो यहां से ए आई आप कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा बी आई कैप प्लस ए के कैप, और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी जो इसकी रिजल्टेंट की होगी। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए आई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रही थी। सर ये जो आपने ये ए और बी लिया है, तो ये आई के पास बी है, बस नहीं ये करंट हमने नहीं लिखी है, ये तो लंबाइयां लिखी है, ये है ना ऐसे। ये सर। तो ये तो लंबाइयां लिखी हैं, ये देखो ये तो लंबाइयां लिखी हैं। तो अगर इस वाले लूप को हम देखते हैं तो एरिया इसका ए बी होगा, करंट हमने आई मानी है और डायरेक्शन इसकी माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। और इस वाले लूप को अगर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है असल में, और इसी तरीके से इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, मिश्रा सर की क्लास है तुम लोग, कल हम ये टॉर्क पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चंस देंगे। ठीक, ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।